कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए उसका मॉडल पेपर और सब्जेक्ट है ये एसएसटी यानी सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। तो इसका समय दिया हुआ है 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है 70 अंक का। निर्देश क्या है ये पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपना रोल नंबर लिखना है, अपना जो पेपर मिलेगा प्रश्न पत्र उसके ऊपर। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 26 है। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपके लिए एक तो पेपर मिलेगा प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्न लिखे हुए हैं जिनके उत्तर लिखने। अब उनके उत्तर कहाँ लिखने, तो इसके लिए आपको एक उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी जिसके अंदर आपको इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगला निर्देश है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे किसी प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं 4-5, तो इन प्रश्नों को उस प्रश्न के आंतरिक खंड के प्रश्न कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि उन आंतरिक खंडों के प्रश्नों को एक साथ ही उत्तर लिखें उनके एक जगह पर। छठा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये उत्तर तालिका कैसे बनेगी ये यहाँ पर ही मैंने बनाई हुई है। तो प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, ब, से और द। जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है और तालिका बनाकर वहाँ पर वो लिखना है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से जो कार्य नगर निगम का नहीं है वह है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, ब पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, से कूड़ा इकट्ठा करना, द रेलवे स्टेशन बनवाना। तो सही ऑप्शन है वो तालिका बनाकर वहाँ पर वो सही ऑप्शन लिखना है। प्रश्न संख्या 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हैं, ए उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, से राजस्थान, द तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 4, कविराज श्यामल दास कृत रचना कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए कान्हड़ देव प्रबंध, ब वंश भास्कर, से हम्मीर महाकाव्य, द वीर विनोद। जो सही ऑप्शन है वो तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे उनका सही ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गुरु शिखर, ब एवरेस्ट, से जरगाजी और द है कंचनजंगा। 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन तालिका के अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 7, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो जो भी स्थान है जो सही ऑप्शन है वो लिखना है। 8वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। तो सही ऑप्शन जितने ज़िले हैं वो सही ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तर तालिका दी हुई है, 1 से 8 तक के प्रश्नों के यहाँ सही ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इस तरह से उत्तर तालिका आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनानी है। प्रश्न संख्या 9,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, ये देखिए आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाएंगे। यहाँ छोटे छोटे 7 प्रश्न हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया रिक्त स्थान होता है। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है, कौन होता है। दूसरा, पंचायत समिति के ऊपर रिक्त स्थान होती है। तीसरा, रिक्त स्थान ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। चौथा, जमीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना रिक्त स्थान का मुख्य काम होता है। ये 9वें के आंतरिक खंड के प्रश्न हैं सारे। पांचवा, भारत में सभी राज्य रिक्त स्थान में बटे हुए हैं। छठा, जिले में सबसे ऊपर का अधिकारी रिक्त स्थान होता है। सातवां, चौहानों का इतिहास जानने हेतु रिक्त स्थान शिलालेख महत्वपूर्ण साधन हैं। अब इनके उत्तर रिक्त स्थानों में क्या आएगा वो देख लीजिए। अब तो पहला, ग्राम पंचायत का मुखिया रिक्त स्थान में आ गया, सरपंच होता है। ये लाल रंग में जो आ रहे हैं ये रिक्त स्थानों की जगह पर हैं। दूसरा, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है, यहाँ जिला परिषद आ जाएगा। तीसरा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, तो यहाँ रिक्त स्थान में ग्राम पंचायत आ गया। चौथा, जमीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, यहाँ पटवारी आ जाएगा। पांचवा, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, तो यहाँ जिलों आ जाएगा। छठा, जिले में सबसे ऊपर का अधिकारी जिला अधिकारी होता है, यहाँ जिला अधिकारी रिक्त स्थान में आ गया। सातवां है, चौहानों का इतिहास जानने हेतु बिजौलिया शिलालेख महत्वपूर्ण साधन है, यहाँ बिजौलिया आ गया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी, स्तंभ ए में जो शब्द दे रखे हैं उनसे सही मिलान करना है स्तंभ बी के सही शब्दों से। तो यहाँ पहला है राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा राष्ट्रीय सरकार, चौथा सरकार में जनता की भागीदारी, पांचवा भारतीय संविधान, छठा लोगों का सरकार पर नियंत्रण। और स्तंभ बी के अंदर ये दे रखे हैं नियमित चुनाव, बुनियादी नियम और कानून, जनता की अंतिम शक्ति राजा के पास, जनता द्वारा निर्वाचित लोगों की सरकार, संपूर्ण देश की सरकार, चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनना। और सही इनको मिलान करेंगे तो कुछ इस तरह से ये मिलान हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए राजतंत्र सही मिलान है, स्तंभ बी में सी में है जनता की अंतिम शक्ति राजा के पास। राजतंत्र जहाँ होता है वहाँ अंतिम शक्ति राजा के पास होती है। दूसरा है लोकतंत्र, यहाँ जनता द्वारा निर्वाचित लोगों की सरकार, यहाँ डी आ जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय सरकार, इसमें ई से मिलान हो जाएगा, संपूर्ण देश की सरकार। चौथा सरकार में जनता की भागीदारी, ये मिलान हो जाएगा एफ से, चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनना। पांचवा है भारतीय संविधान, यहाँ ये बी से मिलान हो जाएगा, बुनियादी नियम और कानून। छठा लोगों का सरकार पर नियंत्रण, यहाँ पर नियमित चुनाव से इसका मिलान हो गया है। प्रश्न संख्या 7, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी हुई मिलती हैं, जिस कारण इनके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर और मजबूत सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इस कारण इनके नष्ट होने की संभावना कम होती है। प्रश्न संख्या 12, गर्तवास क्या है वर्णन कीजिए। उत्तर, पाषाण काल में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ऐसे घर गर्तवास बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में पाए जाते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, शायद इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। प्रश्न संख्या 13, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उपनिषद काल के अधिकांश चिंतक क्या मानते थे।
उत्तर, उपनिषद काल के अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। प्रश्न संख्या 14, ह्वेन-त्सांग कहाँ से आया था? लौटते समय वह अपने साथ क्या ले गया था? तो उत्तर है, ह्वेन-त्सांग चीन से आया था। उसने भारत में सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया। सिंधु नदी पार करते समय नाव उलटने से इसमें से 50 पांडुलिपियाँ खो गई थी। चीन पहुंचकर अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। प्रश्न संख्या 15, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? उत्तर, पृथ्वी के अपने पथ पर परिक्रमण करते समय 6 माह तक उत्तर ध्रुव तथा 6 माह तक दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। इससे ध्रुवों पर लगभग 6 महीने तक दिन तथा लगभग 6 महीने तक रात होती है। प्रश्न संख्या 16, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, 3 नंबर का प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। दूसरा, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हल प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। तीसरा, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। प्रश्न संख्या 17, महाजन पद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? उत्तर, महाजन पद के राजाओं ने निम्न कारणों से किले बनवाए। पहला कारण, दूसरे राजाओं द्वारा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। दूसरा कारण है अपनी समृद्धि तथा शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु। तीसरा कारण है लोगों तथा क्षेत्र पर सरलता से नियंत्रण रखने हेतु। प्रश्न संख्या 18, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? उत्तर, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्न साधनों का प्रयोग किया। पहला साधन, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। दूसरा साधन, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। तीसरा साधन, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। प्रश्न संख्या 19, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित उपग्रह ही कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है।
इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20, विषुवत रेखा क्या है, इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है। उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। प्रश्न संख्या 21, मानचित्र के घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, मानचित्र के निम्न 3 घटक हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। तो दूरी है, मानचित्र का एक प्रमुख घटक दूरी है। वास्तविक स्थानों की दूरी को मानचित्र पर पैमाने की सहायता से छोटा करके बताया जाता है। दूसरा दिशा, मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान लगाकर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। इससे अन्य दिशाओं का भी पता लगाया जा सकता है। तीसरा प्रतीक, मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक प्रतीक है। मानचित्र पर विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों तथा अल्प स्थानों को प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, हिमालय से क्या आशय है, इसे कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर, हिमालय का आशय है हिम प्लस आलय, यानी बर्फ़ का घर, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला वृहत हिमालय या हिमाद्री, यह सबसे उत्तर में स्थित है। दूसरा मध्य हिमालय या हिमाचल, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तीसरा शिवालिक, यह सबसे दक्षिण में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत विविधताओं का देश है क्योंकि पहला, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। दूसरा, संसार में मुख्य 8 धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तीसरा, यहाँ 100 से ज़्यादा प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। चौथा, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। पाँचवा, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। छठा, अलग अलग पहनावा पहनते हैं। प्रश्न संख्या 24, एशिया महाद्वीप की कोई 5 विशेषताएं बताइए। उत्तर, एशिया महाद्वीप की कोई 5 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तीसरा, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चौथा, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। पांचवा, एशिया के पश्चिम में स्थित यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करता है। प्रश्न संख्या 25 में पहला प्रश्न है, आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। देखिए, प्राचीन भारत में जनपदों का निर्माण किस प्रकार आरंभ हुआ था। उत्तर, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। दूसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का 25वें प्रश्न का,
राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 26 का पहला आंतरिक खंड का प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम हैं, पहला चंबल परियोजना, दूसरा माही बजाज सागर परियोजना, तीसरा बीशलपुर परियोजना, चौथा सरदार सरोवर परियोजना। 26वें प्रश्न में दूसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन दिए जाने वाले 2 पुरस्कारों के नाम लिखिए। तो 2 पुरस्कारों के नाम हैं, पहला पुरस्कार का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार का नाम है गार्गी पुरस्कार। तीसरा है आंतरिक खंड का प्रश्न, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहा जाता है? उत्तर है, राजस्थान के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब देखिए हमारे चैनल पर क्या क्या सामग्री उपलब्ध है दोस्तों। हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। और इसी के साथ में दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।